हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके 3 पार्ट हमने बता दिए हैं पहले, और ये जो है हमारा 4th पार्ट है ये इसका। ठीक है, तो 4th पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल और स्लेटर रूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, अबाव जनरल वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। अब वर्ड का ही मीनिंग क्या है? बिल्डिंग अप, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज के को बिल्ड कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल इन द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोवेस्ट एनर्जी के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के साथ साथ हम क्या करते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। इसके लिए देखो, ये इस टाइप से एक टेबल भी बना रखी है बुक में कि सबसे पहले 1s जो है लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 3p 4s, फिर उसके बाद 3d 4p 3s 4s, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो ये क्या हम करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या है? n+l रूल। अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू आ गई, जैसे कि n हमें यहाँ से दिख रहा है कि जैसे n अगर लोवेस्ट है तो उसकी एनर्जी भी क्या है? लोवेस्ट है। ठीक है, लो एनर्जी है उसकी, और जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन n+l रूल किसके लिए यूज किया जाता है? जिसके लिए n की वैल्यू मान लो सेम है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? n की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो भी, तो n+l रूल तो ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू लो है, कम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे उसके अंदर, और जैसे जैसे n+l की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी हम क्या करते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन को फिलअप उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। लेकिन अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई, उस केस में हम क्या करेंगे? तो n+l रूल ये कहता है कि अगर n और l, n+l की वैल्यू का मान जो है वो अगर सेम आ जाए, जैसे कि हमने ले लिया 2p सेल। ठीक है, 2p सेल के लिए क्या हो जाएगा? 2+1, 2+1 कितना आ जाएगा? 3। तो n+1 की, n+l की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 2p सेल के लिए 3 आ गई। अगर हम लेते हैं 3s, ठीक है, तो s के लिए, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और n क्या है? यहाँ पे 2 है। 3s के लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है? 0। तो इसके लिए भी मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो इस केस में हम किसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे? जैसे कि हमारे पास 2p भी है और 3s भी है। ठीक है, तो 2p और 3s अगर हमारे पास दोनों हैं तो हम क्या करेंगे? 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करेंगे, क्योंकि n+l रूल ये कहता है कि अगर n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जिसकी लोवेस्ट n है, जिसका n की वैल्यू स्मॉल है, उसको हम पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने किया भी है, 2p को पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3s को फिल करेंगे। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके बनाएंगे। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? एनर्जी को फिल करने के बारे में, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करने के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमने लास्ट क्लास में 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि वो जो 4 क्वांटम नंबर थे उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। अगर तीन क्वांटम नंबर सिमिलर आ जाएं किसी भी सेल या सब सेल के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो 4th क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। चाहे स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, लेकिन वो क्या होते हैं? चारों कभी भी सेम नहीं होते। तो ये किसके द्वारा बोला गया था? पॉली के द्वारा बोला गया था, और इस प्रिंसिपल को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम दिया गया। उसके बाद देखो हमारा 3rd जो रूल है वो है हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है? हंट्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग शुड बी डन आफ्टर द सिंगल फील्ड। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फील्ड कर दें उसके अंदर, तो उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी। कभी भी ऐसे पेयरिंग नहीं होगी, जैसे कि हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है p ऑर्बिटल के अंदर, तो हमें पता है कि p शेल के अंदर क्या होंगे? 3 सब शेल होंगे। हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं, तो इस टाइप से अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
सिंगल सिंगल फील्ड होंगे, उसके बाद क्या होगी, इनकी पेयरिंग शुरू होगी। हम इनको अगर इस टाइप से कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है तो वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि सिंगल सिंगल फील्ड हुए बिना हम उसकी पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इस टाइप से पहले क्या होंगे, तीनों ऑर्बिटल हमारे सिंगल फील्ड होंगे, उसके बाद क्या होगी, उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो हर्ट्ज रूल यही कहता है कि पेयरिंग शुड बी डन आफ्टर द सिंगल फील्ड। सिंगल फील्ड के बाद ही क्या होती है, उसकी पेयरिंग होती है। उसके बाद देखो क्या है, हमारा स्लेटर रूल है। स्लेटर रूल क्या कहता है कि जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए हमने स्ट्रक्चर देखी थी, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की शेल होती हैं, ठीक है। तो जो ये है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है। मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साइड क्या है, अट्रैक्टेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, लेकिन जो ये बीच की सेल वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये क्या करेंगे, बाहर वाली सेल वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए शील्ड का काम करेंगे। इनकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो जेड इफेक्टिव, मतलब हमारा जो एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा, जेड माइनस एस के बराबर हो जाएगा। तो एस जो है ये क्या है, यहाँ पे शिल्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस एस के बराबर हो जाएगा। और एस जो है ये है हमारा क्या है, यहाँ पे शिल्डिंग कांस्टेंट है। तो एस की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग एटम के लिए, जैसे अलग अलग शेल के लिए हम निकालते हैं, तो वो किस टाइप से निकालेंगे, इसके लिए अलग से रूल है। देखो सबसे पहले जैसे कि हमें निकालना है जेड इफेक्टिव एस की वैल्यू फॉर एस और पी शेल, ठीक है। एस और पी शेल के लिए अगर हमें निकालनी है तो एस और पी शेल के लिए क्या हो जाएगी, जो आउटर मोस्ट सेल है, मतलब आउटर मोस्ट जो पार्ट है, उसके लिए वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी, ठीक है। उसके लिए वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी। n-1 सेल के लिए क्या होगी वैल्यू, जितने भी आउटर मोस्ट में आएंगे, आउटर मोस्ट पार्ट में जितने भी आएंगे उन सब के लिए वैल्यू क्या होगी, 0.35 होगी। जो n-1 जो पार्ट बच गया उसका, उसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.85 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग जो n-1 है उसके लिए 0.8 पार्ट, और n-1 को छोड़ के बाकी जो अंदर का पोर्शन बच गया उसके लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, हम एस और पी सब सेल के लिए अगर हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है तो ये जो है स्लेटर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, इस टाइप से वैल्यू को लेंगे। लेकिन अगर डी और एफ ऑर्बिटल के लिए हमें निकालना है, डी और एफ ऑर्बिटल के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसके लिए जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसके लिए जो वैल्यू होगी वो हम कितनी लेंगे, स्लेटर इसको कंसिडर करने के लिए 0.35 लेंगे, ठीक है, 0.35 लेंगे। और जो रिमेनिंग की जो भी सेल बच गई उनके लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की एस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इनको क्या करेंगे, इससे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को उसके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो किसकी आ जाती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम स्टडी करते हैं शिफ्ट के अंदर, ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। देखो जो इंटेंसिटी होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों के अंदर इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है अलग अलग केसेस के अंदर। तो जिसके अंदर इंक्रीज इन वेवलेंथ हो और शिफ्ट जो हो जाए, ठीक है, वेव के अंदर जो शिफ्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। मतलब हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ठीक है, हिप्सोक्रोमिक। जैसे कि इस टाइप से है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैथो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैथो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिप्सो हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा,
हाइपो हो जाएगा। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है और ऊपर वाला जो है ये इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है। अगर वेवलेंथ हाई है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, वेवलेंथ लो है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अगर इंटेंसिटी हाई है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और इंटेंसिटी लो हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस टाइप से ये हम क्या करते हैं, इनको शिफ्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कि हमने बोर मॉडल ऑफ एटम किया था, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर एक हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्या क्या मिल रही हैं, अलग अलग सीरीज मिल रही हैं। लेमन सीरीज थी, ठीक है, बाल्मर सीरीज थी, पास्चन सीरीज थी, पीफंड सीरीज थी, ठीक है, और ब्रैकेट सीरीज थी। अब ये जो अलग अलग थी, ये हमने देखा था कि जो हमारे पास जो वेव नंबर है वो किसके बराबर था, r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर। और n1 और n2 की वैल्यू क्या थी, लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1 थी, n2 की वैल्यू 2 3 4 5, ठीक है, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 थी, आगे 3 4 5 6, इसके लिए 3 वैल्यू थी, आगे वाले के लिए 4 5 6 7। तो इस टाइप से इनके लिए अलग अलग वैल्यूज़ थी। इनके लिए अगर हमें देखना है तो ये चीज़ बाकी रह गई थी हमारी कि लेमन सीरीज जो होती है वो क्या होती है, यूवी के अंदर, जब हम यूवी लाइट को फॉल करवाते हैं तभी ये होती है, ठीक है। लेमन सीरीज के अंदर कौन से रीजन में होती है, यूवी के अंदर। बाल्मर होती है किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है, ये यूवी रीजन के अंदर होती है, ये विजिबल के अंदर होती है, और ये बाकी जो तीनों बची हुई हैं ये किसके अंदर होती हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लेमन सीरीज है कौन से रीजन में होंगी, यूवी में, बाल्मर विजिबल में, पास्चन इंफ्रारेड में, पीफंड इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।